हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एन एक्सप्लोजिव इज सेड टू बी परमिटेड इफ इट इज़ नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट बाय चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट या कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव। तो जो एक्सप्लोजिव है उसको परमिटेड तभी बोलेंगे जब वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड हो। किसके द्वारा? ऑप्शंस इसके हैं, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट या कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चीफ इंस्पेक्टर। परमिटेड एक्सप्लोजिव का जो डेफिनेशन है ZUCMR में, उसमें भी लिखा हुआ है कि ऐसी कंपनी द्वारा वह इस प्रकार बनाया गया बारूद जिसका विवरण चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा देता है। इसके बाद अगला सवाल है, अ कंटेनर फॉर कैरिंग एक्सप्लोजिव शैल नॉट कंटेन मोर देन डैश अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव। ऑप्शंस आर 5 kg, 10 kg, 50 kg, 2 kg। एक्सप्लोजिव जो कंटेनर में कैरी करते हैं उसमें कितना बारूद होना चाहिए मैक्सिमम? तो इसके ऑप्शंस हैं 5 kg, 10 kg, 50 या 2 kg। तो राइट आंसर है 5 kg। 5 kg से जो अधिक एक्सप्लोजिव है वो किसी कंटेनर में नहीं कैरी किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है, स्लीप होल्स आर, जो स्लीप होल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन हैं इसके, मिस फायर्ड होल, चार्ज बट नॉट फायर्ड ऑन सेम डे, शॉर्ट होल्स इन अ वाटरी स्टार्टा, अनचार्ज होल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऐसे होल जो चार्ज तो किए जाते हैं बट सेम डे फायर नहीं किए जाते हैं, उन्हें अगले दिन फायर किया जाता है। तो ऐसे होल्स को स्लीपिंग होल्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज बिफोर द एजेंट, ओनर और मैनेजर शैल गिव नोटिस टू रीजनल इंस्पेक्टर फॉर न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन फॉर लोअरिंग एंड रेजिंग पर्सन्स। ऑप्शन है इसके, नॉट लेस देन 60 डेज, नॉट लेस देन 30 डेज, नॉट लेस देन 15 डेज, नॉट लेस देन 90 डेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉट लेस देन 60 डेज़, यानी कि 60 डेज से पहले उन्हें नोटिस देना होता है रीजनल इंस्पेक्टर को। जो एजेंट, ओनर और मैनेजर है वो नोटिस देंगे रीजनल इंस्पेक्टर को जब भी कोई न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन होगा लोअरिंग और रेजिंग पर्सन के लिए, ठीक है, पर्सनस के लिए। इसके बाद है रेगुलेशन 80 शाफ्ट फिटिंग। उसमें आपको कोड ऑफ सिग्नल्स दिए हुए हैं, उसे भी आपको याद कर लेना है। 1 घंटी रोको जब इंजन चालू है, 1 घंटी उठाओ जब इंजन चालू नहीं है, 2 घंटी उतारो, 3 घंटी व्यक्ति चढ़ने या उतरने के लिए तैयार है, 3 घंटी जवाब में व्यक्ति डोली या वाहन में प्रवेश कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल स्पेसिफाई द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइंडिंग इन एनी शाफ्ट? ऑप्शंस आर रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चीफ इंस्पेक्टर। और ये ऑर्डर जो देगा वो राइटिंग में देगा, इन राइटिंग। और रेगुलेशन नंबर इसके लिए आप 81 देख सकते हैं, मेन वाइंडिंग के बाद। अगला सवाल है, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस इज यूज टू प्रिवेंट। ऑप्शन है इसके, ए ओवर स्पीडिंग, बी ओवर वाइंडिंग, सी बोथ ए एंड बी, डी फ्रिक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग एंड ओवर वाइंडिंग। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस का काम है जब केज पिट बॉटम या किसी और परमानेंट लैंडिंग पर रुकने वाली होगी तो उसकी जो स्पीड है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होने देगा, या फिर जब केज ऊपर उठ रही होगी तो उसकी स्पीड को भी मेंटेन करेगा ताकि जो केज में जो आदमी बैठे हैं उनकी सेफ्टी हो सके, सेफ्टी रहे। इसके बाद अगला सवाल है, फ्लीट एंगल इज द एंगल बिटवीन। ऑप्शन है इसके, वाइंडिंग रोप एंड वर्टिकल प्लेन ऑफ पुली, वाइंडिंग रोप एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ पुली, वाइंडिंग रोप एंड वर्टिकल प्लेन ऑफ हेडगियर, वाइंडिंग रोप एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ हेडगियर। तो राइट आंसर होगा इसका वाइंडिंग रोप एंड वर्टिकल प्लेन ऑफ पुली के जो बीच का एंगल है उसको बोलते हैं फ्लीट एंगल। इसके बाद अगला सवाल है, फ्लीट एंगल शैल नॉट बी मोर देन। ऑप्शन है इसके, 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो राइट आंसर इज 1.5 डिग्री। 1.5 डिग्री से फ्लीट एंगल जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है, ब्रेक्स ऑफ वाइंडिंग इंजन शैल बी एग्जामिन्ड वंस एटलीस्ट इन एवरी। ऑप्शंस हैं इसके, 24 आवर्स, 30 डेज, 7 डेज, 6 मंथ्स। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 24 आवर्स। इसके बाद अगला सवाल है, पर्पस ऑफ गाइड रोप इन वाइंडिंग शाफ्ट इज।
ऑप्शंस हैं इसके टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग, टू इंश्योर स्मूथ एंड सेफ ट्रेवल ऑफ केज, फॉर लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ केज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टू इंश्योर स्मूथ एंड सेफ ट्रेवल ऑफ केज। तो यही पर्पस है गाइड रोप का। पैटर्न इज जनरली फॉलोड इन ड्राइवेज ऑफ स्मॉल ड्रिफ्ट्स, यानी कि जब स्मॉल ड्रिफ्ट चलाते हैं तो उसमें कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं ड्रैग कट, वेज कट, फैन कट या बर्न कट। तो स्मॉल ड्रिफ्ट सब जब चलाते हैं तो उसमें ड्रैग कट यूज़ किया जाता है, ड्रैग कट ड्रिलिंग पैटर्न। तो वेरियस ड्रिलिंग पैटर्न्स हैं वो भी देख लीजिए आप, वेज कट, पिरामिड, ड्रैग कट, फैन कट, बर्न कट, ये सारे जो ड्रिलिंग पैटर्न है वो ब्लास्टिंग में यूज़ किए जाते हैं और इनके डायग्राम भी आप देख लीजिए। वेज कट जो होता है वो, वेज कट में क्या होता है कि पेयर ऑफ होल्स जो होते हैं वो ड्रिल किए जाते हैं जो कि इंक्लाइन होते हैं 45 डिग्री पे सेंटर की तरफ, ठीक है, और वेज एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। वेज कट जो पैटर्न है वो सॉलिड ब्लास्टिंग में भी यूज़ किया जाता है, बोर्ड एंड पिलर वर्किंग में। इसके बाद अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव आर रिकमेंडेड फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। ऑप्शंस दिए हुए हैं गन पाउडर प्लस लॉक्स, प्राइमर प्लस ANFO, बल्क साइट मिक्स्ड इमल्सन या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है कि अंडरग्राउंड माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग जब करते हैं तो उसमें कौन सा एक्सप्लोजिव रिकमेंड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारे जो एक्सप्लोजिव दिए हुए हैं ये ओपन कास्ट के एक्सप्लोजिव है। अंडरग्राउंड में सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 एक्सप्लोजिव यूज़ किया जाता है पर मीटर एक्सप्लोजिव। इसके बाद अगला सवाल है इन सॉलिड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनिशिएशन इज़ प्रिफर्ड, यानी कि सॉलिड ब्लास्टिंग में जब एक्सप्लोजिव को जलाते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो वो कौन से मेथड से करते हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे डायरेक्ट इनिशिएशन, इन्वर्स इनिशिएशन, डायरेक्ट एंड इन्वर्स दोनों से, या फिर स्प्लिट। तो इसका राइट आंसर होगा इन्वर्स इनिशिएशन। सॉलिड ब्लास्टिंग में हमेशा इन्वर्स इनिशिएशन प्रेफर किया जाता है। तो चलिए डायरेक्ट इनिशिएशन और इन्वर्स इनिशिएशन क्या होता है वो भी देख लीजिए और इसका डायग्राम भी देख लीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट इनिशिएशन, जिसको सीधी मार का तरीका बोला जाता है। तो एक्सप्लोजिव होल में पहले कार्ट्रिज डालते हैं, उसके बाद फिर प्राइमिंग कार्ट्रिज डालते हैं, ठीक है। प्राइमिंग कार्ट्रिज उसको बोलते हैं जिसमें कि डिटोनेटर लगा हुआ रहता है, और उसके बाद फिर स्टेमिंग करके उसको ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है इन्वर्स इनिशिएशन, जिसको उल्टी मार भी बोलते हैं, ठीक है। तो उल्टी मार मीन्स जो डायरेक्ट है उसका ठीक उल्टा। इसमें हमने डायरेक्ट इनिशिएशन में क्या किया था कि जो प्राइमिंग कार्ट्रिज था उसको हमने सबसे एंड में डाला था, ठीक है। और इन्वर्स इनिशिएशन में जो प्राइमिंग कार्ट्रिज है हम उसको सबसे नीचे डालते हैं और उसके बाद उसमें फिर कार्ट्रिज डालते हैं और फिर स्टेमिंग करके इसको ब्लास्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे डायग्राम के थ्रू दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा डिले डिटोनेटर्स यूज्ड इन सॉलिड ब्लास्टिंग हैव डिले रेंज ऑफ 0 to 6, 0 to 8, 0 to 10, नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0 to 6। जो 0 to 6 है वो डिले रेंज होता है डिले डिटोनेटर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एयर टेक मैथड इज़ यूज्ड फॉर, ऑप्शंस हैं इसके प्री स्प्लिटिंग, वाइब्रेशन कंट्रोल, बेटर फ्रेगमेंटेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो जो एयर टेक मैथड है वो वाइब्रेशन कंट्रोल के लिए और बेटर फ्रेगमेंटेशन के लिए भी और प्री स्प्लिटिंग के लिए, यानी कि तीनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसके जो ऑप्शंस हैं तीनों सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल द एबव। इसके बाद अगला सवाल है परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग इज़ कैलकुलेटेड एज, ऑप्शंस हैं इसके स्ट्रिपिंग रेशियो, पावर फैक्टर, पाउडर फैक्टर या स्पेस फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर से जो ब्लास्टिंग की जो परफॉर्मेंस है वो कैलकुलेट की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव आर रिकमेंडेड फॉर डीप होल ब्लास्टिंग। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डीप होल ब्लास्टिंग किसे कहते हैं। ओपन कास्ट माइन में 3 मीटर से गहरे होल करके जो ब्लास्टिंग की जाती है उसे डीप होल ब्लास्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देखें आप, SG 80%, OCG एंड ANFO। ऑप्शन बी है पोलर एजेक्स, ऑप्शन सी है लॉक्स और ऑप्शन डी है पेंटाडाइन।
तो पेंटाडाइन तो है जो अंडरग्राउंड माइंस के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, SG 80%, OCG एंड ANFO। इसके बाद अगला सवाल है, व्हेन एक्सप्लोजिव चार्ज इन अ होल इज सेपरेटेड बाय एयर गैप्स इंस्टीड ऑफ स्टेमिंग मटेरियल देन द प्रोसेस इज नॉन एज। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, डेक लोडिंग, एयर डेकिंग, डिटोनेटिंग और प्राइमिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एयर डेकिंग। तो आप ये भी जान लीजिए कि एयर डेक ब्लास्टिंग किसे कहते हैं। ब्लास्टिंग का वह मेथड है जिसमें कि होल्स में एक्सप्लोजिव के बीच में और या तो एक्सप्लोजिव और स्टेमिंग मटेरियल के बीच में हम एयर बैग यानी कि एयर डेक छोड़ देते हैं। वो खाली स्पेस रह जाता है, जिससे क्या होता है कि जो एक्सप्लोजिव जब ब्लास्ट होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो एयर डेक के टॉप या बॉटम के बीच में कुछ देर तक रिफ्लेक्ट होते रहती है, जिससे क्या होता है कि बारूद जो है बहुत देर तक एक्टिव रहता है और वो बहुत सही तरीके से काम करता है। इससे बारूद की भी बचत होती है और जो रॉक क्रशिंग है वो भी पूरी तरीके से एकदम चूरा नहीं होता। उससे क्या होता है ना कि जो मटेरियल है वो सही तरीके से टूटता है और उसका जो सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, इससे ग्राउंड वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम होता है। इसी में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एयर डेक ब्लास्टिंग में जो एयर गैप होता है उसे कैसे बनाया जाता है। तो जो एयर गैप होता है वो एक स्पेशल टाइप का गैस बैग होता है जिसमें केमिकल एलिमेंट्स रहते हैं। उनको हाथों में रगड़ने से उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और उसके बाद वो बैग जो है वो फूल जाता है। आप बलून को समझ लो, इसमें हवा जैसे भरते हैं उसी तरीके से वो जो बैग है वो फूल जाता है। उसके बाद उसको हम लोग या तो एक्सप्लोजिव के बीच में डालते हैं या फिर एक्सप्लोजिव और स्टेमिंग के बीच में डालते हैं। उसको धागे से, रस्सी से हम उसको सही जगह पे प्लेस कर देते हैं और उसके बाद फिर अगर हमें एक्सप्लोजिव और ऐड करना तो एक्सप्लोजिव ऐड करेंगे या फिर स्टेमिंग कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमें फ्री स्पेस मिल गया और उसके बाद हम ब्लास्टिंग करेंगे तो उसके जो फ़ायदे हैं वो हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिटोनेटिंग रिलेज आर जनरली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ब्लास्टिंग इन, यानी कि जो डिटोनेटिंग रिले होते हैं वो ब्लास्टिंग में कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, किस में यूज़ किए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ड्रिफ्ट में, क्रॉस कट, सॉलिड ब्लास्टिंग फेस या फिर ओपन कास्ट वर्किंग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओपन कास्ट वर्किंग। डिटोनेटिंग रिले जो है वो ओपन कास्ट वर्किंग में ब्लास्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। Next question is, amount of explosive to be charged in a single shot hole is not dependent on, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेचर ऑफ रॉक टू बी ब्रोकन, होल डेप्थ, डायमीटर ऑफ होल, ऑप्शन डी क्वालिटी ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज। तो नेचर ऑफ रॉक टू बी ब्रोकन पे डिपेंड करेंगे, होल डेप्थ और होल डायमीटर पे भी करेगा डिपेंड, क्वालिटी ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एफिशिएंट ब्रेकिंग ऑफ रॉक, यानी कि ब्लास्टिंग के बाद रॉक का अच्छे तरीके से टूटना किस पे डिपेंड नहीं करता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।